डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशियस। ठीक है गाइस, ये तो हमारी न्यूज है, इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। हाउएवर इकोनॉमी सेक्शन के अंडर भी कवर हो सकती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इकोनॉमी में भी कवर हो सकती है। ठीक है, लेकिन मोस्टली इंटरनेशनल रिलेशंस में ही कवर होगी। अभी क्या हुआ है, इस एग्रीमेंट के अंडर क्या है, जो दोनों ट्रेडिंग पार्टनर्स है, मतलब कि इंडिया और मॉरिशस क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स पे, एक सेकेंड, इस एग्रीमेंट के अंदर क्या होगा, जो इंडिया और जो मॉरिशस है वो क्या करेगा, जो भी वहां के प्रोडक्ट्स होंगे, लाइक अगर इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं या फिर मॉरिशस के प्रोडक्ट्स हैं, वहां पे जो ड्यूटीज होंगी उस पे या तो कुछ कट करेंगे या फिर बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, मतलब कि सर्विसेज या ट्रेड में जो प्रमोट, उसको तो हमने करना ही करना है, मतलब कि ट्रेड को तो हमने आपस में दोनों कंट्री के अंदर जो ट्रेड है उसको तो प्रमोट करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, कुछ ड्यूटीज हमको कट कर रहे हैं। ठीक है, अंडर दिस टू ट्रेडिंग पार्टनर्स कट और एलिमिनेट ड्यूटीज ऑन अ होस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बिसाइड लिबरलाइजिंग नॉर्म्स टू प्रमोट सर्विस ट्रेड। अब देखते हैं कि जो ये जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इसके क्या फीचर है। सबसे पहले क्या, ये पहला ट्रेड एग्रीमेंट है जो साइन किया गया इंडिया के द्वारा, वो भी ऐसी किसी कंट्री के जो भी अफ्रीका, सॉरी गाइस ये मॉरिशस नहीं है, ये मॉरिशस ही है, ये है, देख लेना यार। ठीक है, तो ये पहला ट्रेड एग्रीमेंट है जो इंडिया के द्वारा साइन किया गया है किसी अफ्रीका के किसी कंट्री का। इसके अलावा ये क्या क्या कवर करेगा, ट्रेड इन गुड्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड इन सर्विसेज में भी इसको भी कवर कर रहा है, जो टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। तो गाइस आपको पता होगा टीपीटी में क्या होता है, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड में क्या होता है, लाइक दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई बैरियर आ रहा है ट्रेड के वजह, ट्रेड में, ठीक है, तो उन बैरियर्स को एड्रेस करने के लिए कोई काम कंट्री क्या करती है, अपने आप से काम करती है। इसके अलावा सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स में मेनली क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो मतलब कि जैसे प्लांट्स या एनिमल को मतलब कि खराब ना करे, एनवायरमेंट को खराब ना करे, उसको ध्यान में रखते हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट, आपको पता है ट्रेडिंग करते हुए क्या है, कंट्रीज में डिस्प्यूट भी हो सकता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, कस्टम प्रोसीजर्स एंड कोऑपरेशन इन अदर एरियाज, तो ये सब इसमें कवर है। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, मतलब कि पूरा रूल बुक प्रोवाइड करता है किस तरह से हम ट्रेड को इंप्रूव कर सकते हैं या फिर ट्रेड को एनकरेज कर सकते हैं दो कंट्रीज के बीच में। ठीक है, अगर हम देख सकते हैं कि बायलैटरल जो ट्रेड है दोनों के बीच में, दैट इज इंडिया और मॉरिशस के बीच में, उसकी जो ग्रोथ है वो 233% हुई है। मतलब कि 2005 से लेके 2019 से के बीच में जो ग्रोथ हुई है वो मतलब कि डबल से भी ज्यादा हुई है। पहले कितनी थी, नियर अबाउट, अब कितनी हो चुकी है, $690 मिलियन हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा जो इंडिया और मॉरिशस के रिलेशंस है वो इसलिए भी अच्छे हैं, सस्टेन्ड, मतलब कि अभी तक इसलिए कायम है क्योंकि हमारी जो कल्चरल जो एफिनिटीज है वो कुछ एक जैसी हैं, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की वजह से, या फिर जो इंडिया और मॉरिशस है ऑलरेडी डिफेंस और मैरीटाइम में पार्टनरशिप अच्छी है उनकी, या फिर पीपल टू पीपल लिंकेजेस भी अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने क्या किया हुआ, अपना जो स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज है नियर अबाउट $353 मिलियन का, वो भी मॉरिशस तक एक्सटेंड किया था 2016 में। इसके अलावा मॉरिशस सेकंड टॉप सोर्स है ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में, कब, 2019-20 में। मतलब कि जो इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है फॉरेन कंट्री से, तो उसमें जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है आफ्टर फर्स्ट कंट्री, तो सेकंड जो सबसे ज्यादा कंट्री वो आती है वो मॉरिशस से आती है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। ये देखो, ये जो न्यूज है पूरी इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में, उसके हमने फीचर्स पढ़ लिया। इसके अलावा और कौन कौन से ट्रेड एग्रीमेंट है, एक है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। देखो, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट दो या और ज्यादा कंट्रीज में हो सकता है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स पे कुछ ज्यादा राइट्स दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव लिस्ट को मेंटेन किया जाता है, मतलब कि वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट जिनमें दोनों पार्टनर्स ने एग्री किया कि हाँ हम क्या करेंगे, इनमें आपको कुछ प्रेफरेंशियल, मतलब कि आपको कुछ क्या कर देंगे, आपको प्रायोरिटी दे देंगे। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको पता है इसमें क्या होता है, कुछ नेगेटिव लिस्ट होती है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की जो मेंटेन की जाती है दो कंट्रीज के द्वारा, निगोशिएटिंग कंट्रीज, मतलब कि जो भी कंट्रीज एक दूसरा एग्री कर रही है कि इस पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, एप्लीकेबल नहीं है, हैंस इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, ये अबव दो जो ट्रीटी है, दैट इज द प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इससे ज्यादा वाइडर है और ये निगोशिएशन तारीफ पे भी करता है। ठीक है, मतलब कि कितनी जो ड्यूटीज लगते हैं उसको भी कवर करता है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब कि इसका जो स्फेयर है बहुत ज्यादा वाइडर है अबव से, और ये ट्रेड को फैसिलिटेट करता है, मतलब कि ट्रेड को इजी करता है बिटवीन, या फिर जो
कस्टम कॉपरेशन, जो भी इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, कॉम्पिटिशन हो गया, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इन सबको कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है कैबिनेट अप्रूव्स चेंजेस इन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। देखो ये जो हमारी न्यूज है ये हमारे सोशल इश्यूज में कवर होगी। ठीक है, तो अभी क्या है, ये जो अमेंडमेंट है, देखो गाइस आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 क्यों आया था? ये क्या करता है, चिल्ड्रंस को बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है, जो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मैंडेटरी होता है कि उनको रजिस्टर करना होता है। इसके अलावा अगर कोई इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई नहीं कर रहा तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा किस तरह से अपने बच्चों को केयर करनी है उनके स्टैंडर्डाइज प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज डिग्री ऑफ केयर फॉर। इसके अलावा किस तरह से आप बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हो, लाइक जो बच्चे अडॉप्ट करते हैं उनको किस तरह से अडॉप्शन है उसको ईजियर कैसे कर सकता है, इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एनहेंस्ड विद एडिशन ऑफ न्यू ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन एडिट, ये सब ऐड किया। ठीक है, सेल एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ चिल्ड्रन के साथ डील करता है। किडनैपिंग और जो अबडक्शन होती है बच्चों की, या जो इलीगल जो बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, या फिर जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हो गए जैसे क्रंचेस वगैरह होते हैं वहां पे कुछ पनिशमेंट दे रही है, या फिर आप बच्चों को कोई इंटॉक्सिकेंट या टोबैको जैसे प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, या अगर आप चिल्ड्रन को यूज करो किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज में, ठीक है, या फिर अगर जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन है उनके अगेंस्ट आप कुछ क्या कर रहे हो, ऑफेंस कर रहे हो, तो इन सब के साथ क्या करता है जुवेनाइल जो जस्टिस एक्ट है वो डील करता है। अभी हम करते हैं देखा है कि कैबिनेट ने क्या अमेंड किया है इस एक्ट में। जो अमेंडमेंट्स है उसका एम क्या है, आप सब सोच सकते हो कि चिल्ड्रन प्रोटेक्शन को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके और जो बच्चों के लिए बेस्ट इंटरेस्ट हो उसको हम इंश्योर कर सकें। ठीक है, क्या चेंजेस लेके आए हैं? सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, जो हीनियस ऑफेंसेस की जो डेफिनेशन थी उसको लिमिट कर दिया। मतलब कि अभी क्या किया है, नाउ क्राइम फॉर विच द मिनिमम सेंटेंसेस लेस देन 7 ईयर विल बी कैटेगराइज्ड एज अ सीरियस। ठीक है, मतलब कि वो क्राइम जिनकी जो मिनिमम पनिशमेंट 7 साल की थी, ठीक है, उन एक्ट्स को क्या कर दिया, सीरियस कर दिया। और जो नॉट हीनियस ऑफेंसेस जो बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन अप्रैल 2020, ठीक है, मतलब कि पहले ये हीनियस ऑफेंसेस में आते थे, अब ये सीरियस ऑफेंस में आएगी। ठीक है, एट प्रेजेंट जो एक्ट कंटेन्स ऑफेंसेस 3 कैटेगरीज के अंदर, मतलब कि इसके अंदर भी जो एक्ट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, पेटी, सीरियस, एक हीनियस। ठीक है, मतलब कि एक तो मतलब कि सीरियस आप सोच सकते हो जो थोड़ा कम है, हीनियस मतलब जो सबसे ज्यादा जुल्म है। ठीक है, इस तरह से जुवेनाइल मेनली जो 16 से 18 साल के बच्चे होते हैं, दे एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग हीनियस क्राइम्स आर ट्रीटेड एज द अडल्ट। एक सेकेंड गाइस, हाँ, तो गाइस इसमें क्या होता है, अगर कोई 16 से 18 साल का अगर बच्चा या फिर कोई भी बंदा अगर कोई क्या कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, हीनियस क्राइम मतलब कि कोई जो घिनौना काम कर रहा है, तो उसको जुवेनाइल एक्ट एडल्ट मानता है। देखो आपको पता है इंडिया में क्या है, 18 साल तक बच्चों माना जाता है, 18 प्लस को क्या माना जाता है, एडल्ट माना जाता है। ठीक है, लेकिन जुवेनाइल एक्ट क्या करता है, अगर कोई बच्चा 16 से 18 साल की एज का कोई भी पर्सन अगर कोई क्राइम कर रहा है तो वो उसको एडल्ट ट्रीट करता है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने चिल्ड्रन की जो डेफिनेशन है उसको एक्सपेंड किया है, इन नीड ऑफ केयर, जो जिन बच्चों को केयर की जरूरत है या प्रोटेक्शन की जरूरत है। और इसमें किसको इंक्लूड किया, जो बच्चे ट्रैफिकिंग या ड्रग एब्यूज के विक्टिम्स हैं, या चाइल्ड लेबर, या फिर जो अबंडन बाय द, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनके माँ बाप उनको छोड़ देते हैं, तो उन विक्टिम्स को ऐड किया है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, कुछ एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स को डिफाइन किया कि किस तरह से चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज के मेंबर्स को अपॉइंट किया जाए, जो डिसाइड करेंगे किस तरह से चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन को डिफाइन कर सके और उनकी बैकग्राउंड को चेक कर सके। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एम्पावर किया है। वो क्या, डीएम की क्या क्या यहाँ पे पावर है जरा देख सकते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स को हेड करेगा। इसके अलावा जो भी बैकग्राउंड है वो कंडक्ट करेगा, कुछ चेक करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो चिल्ड्रन इस एक्ट के अंदर उनको क्या शेल्टर होम प्रोवाइड हो रहा है या नहीं, उनके लिए जो शेल्टर होम वो प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो डीएम या जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो एडॉप्शन ऑर्डर्स को इशू करेगा ताकि स्पीडी डिस्पोजल हो सके केसेस का और अकाउंटेबिलिटी को एनहेंस कर सके। इसके अलावा क्या होएगा, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी किस तरह से काम कर रही है या फिर जो स्पेशल जुवेनाइल प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, उनको इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट करेगा। कौन करेगा, डीएम ही करेगा। और स्पेशली और साथ में जो रजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबको भी क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपको डीएम की जो पावर्स है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है आरबीआई इशू डायरेक्शंस फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। अगेन गाइस ये जो न्यूज है हमारी इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगा। अभी आरबीआई ने कुछ डायरेक्शंस है जो इशू करें किसको, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को। ठीक है, अब हम चला पढ़ते हैं क्या आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी दैट इज द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है
किसके एक्ट के अंदर? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेते हैं कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है वो किसके अंडर है, तो ये आपको पता होना चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर है। ये फॉलोइंग कंडीशन को फुलफिल करती है। मतलब कि देखो गाइस, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नाम से समझ में आ रहा है मतलब कि अगर आपको हाउसिंग मतलब के लिए आपको लोन लेना है तो आपको वहां से फाइनेंस आपको प्रोवाइड मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको फाइनेंशियल एसेट्स, जिनके फाइनेंशियल एसेट्स हाउसिंग को फाइनेंस करने के लिए कितना 60% अपने एसेट्स प्रोवाइड करती है। मतलब कि वो कंपनी जो अपने 60% जो लोन है वो प्रोवाइड करती है किसके लिए? स्पेशली फॉर हाउसिंग। इसके अलावा टोटल एसेट्स में से जो 50% से कम एसेट किसके होने चाहिए? हाउसिंग फाइनेंस होना चाहिए फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, लास्ट ईयर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का जो रेगुलेशन है वो क्या किया है, आरबीआई को दे दिया है नेशनल हाउसिंग बैंक से। देखो अभी हमने कल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का पढ़ा था, हमने पढ़ा था किस तरह से उसका भी जो गवर्नेंस है पहले उसको ड्यूली गवर्न किया जाता था बाय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड आरबीआई, लेकिन अभी क्या आरबीआई को ज्यादा पावर दे दिया। उसी तरह क्या है, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के रेगुलेशन की भी अभी जो पावर है या जो उसकी रेगुलेशन करने का जो पावर है वो आरबीआई को दे दिया, वो जो पहले किसके पास था? नेशनल हाउसिंग बैंक के पास था। इसके अलावा न्यू डायरेक्शन इसलिए इशू की गई है आरबीआई के द्वारा ताकि हम क्या कर सके, जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में जो अफेयर्स होते हैं उनको प्रिवेंट कर सके, जो कहीं ना कहीं भी जो ऑफकोर्स यार जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जो इन्वेस्ट कर रहा है या फिर जो डिपॉजिट कर रहा है उनके इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर सके और उसको एक क्या कर सके, एक मतलब कि लेजिटिमेट रख सके, ठीक है। अभी जो डायरेक्शंस क्या इशू करी है जरा हम देख लेते हैं आरबीआई के द्वारा। सबसे पहले क्या किया है, जो लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट होती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की अंडर स्पेसिफाइड कैटेगरीज उन्हें बताना होगा, ठीक है। इसके अलावा उन्हें कुछ लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को मेंटेन करना होगा ताकि हम मतलब देखो गाइस, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो हम इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि वहां पे लिक्विडिटी बनी रहे उस कंपनी में, मतलब कि वो ना हो, दिवालिया ना निकल जाए, ठीक है, वो इंसॉल्वेंट ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए करते हैं ताकि उसमें लिक्विडिटी बनी रहे, ठीक है। लिक्विड कवरेज रेशियो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ये हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट होता है जो कि इजीली और इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाता है, लिटर और नो लॉस। मतलब कि अगर कोई भी चीज है डायरेक्टली अगर वो लिक्विड मतलब कैश में कन्वर्ट हो सकता है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो कंपनी है वो इतनी जल्दी क्या हो सकती है, इंसॉल्वेंट नहीं हो सकती, उसकी लिक्विडिटी बनी रहेगी और जो डेली प्रोसीड्यूर है वो बने रहेंगे, ठीक है, टू द टोटल नेट कैश फ्लो ऑफ एन हाउसिंग लोन। इसके अलावा जो स्पेसिफाइड लोन टू वैल्यू रेशियो है डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स के लिए। अब क्या होता है, लोन टू वैल्यू क्या होता है, लार्जेस्ट एलिजिबल रेशियो होती है किसी भी लोन साइज की टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो मतलब कि क्या होता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी 10 करोड़ की होती है तो इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको कितना लोन वो आपको दे सकते हैं, तो ये होता है, ठीक है, सिंपल बात ये, ठीक है। इसके अलावा जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो बार्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनको क्या करता है, उनको मतलब कि कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को क्या कर दिया, मतलब बैन कर दिया कि वो अपने शेयर्स के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, लैंड नहीं कर सकती, मतलब कि पैसा उधार पे नहीं दे सकती, ठीक है। तो ये कुछ न्यू डायरेक्शंस थी जो आरबीआई के द्वारा इशू की गई है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, Government approves production linked incentive scheme with outlay of ₹12,000 crore for telecom equipment and networking product। अगेन गाइस जो हमारी न्यूज है इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी, हम काफी बार पढ़ चुके हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या होती है। देखो इसमें यही है कि हम क्या चाहते हैं कि हमारे इंडिया में क्या कर सके, हम उस पर्टिकुलर सेक्टर की प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकें। तो जो भी बंदा उस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है तो वहां पे क्या करता है, कुछ जो गवर्नमेंट है वो इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, सिंपल ये, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज एन आउटकम एंड आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम है जिसमें जो इंसेंटिव्स होते हैं वो डिस्बर्स किया जाता है ओनली आफ्टर प्रोडक्शन हैज टेकन प्लेस इन द कंट्री, ठीक है। जो ये न्यू स्कीम है वो इंप्लीमेंट की जा रही है किसके द्वारा, बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। ये जो मूव है वो प्रीवियसली प्लान्ड, मतलब कि आपको पता है पीएलए स्कीम ऑलरेडी डिफरेंट सेक्टर्स में एक्सपेंड हो रखी है, तो उसमें ही उसी को एक्सपेंड करके अब टेलीकॉम सेक्टर में किया गया, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इन सब में ऑलरेडी चल चुकी है और यहाँ पे सक्सेसफुल भी देखी जा रही है। इसलिए अब इस स्कीम को हमने टेलीकॉम इक्विपमेंट में भी एक्सपेंड कर दिया। ऑब्जेक्टिव क्या कि इंडिया को हम ग्लोबल हब बना सके ताकि जो टेलीकॉम इक्विपमेंट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। इस स्कीम के इंसेंटिव क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इन्वेस्टर हैं उसको हम इंसेंटिवाइज करेंगे अप टू 20 टाइम्स ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड, और उनको इनेबल करेंगे कि वो अपनी जो उनकी अनयूज कैपेसिटी उसको सबसे ज्यादा यूज कर सके। इसके अलावा जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है वो रेंज रहेगा 4% से 7% के बीच में, वो डिपेंड करता है कितने ईयर्स के लिए वो पर्टिकुलर कंपनी इन्वेस्ट करती है और किस कैटेगरी के लिए वो इन्वेस्ट करती है। मतलब मेरी बात समझ में आएगी, किस सेक्टर में वो इन्वेस्ट कर रही है और कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रही है। जितने ज्यादा साल के लिए वो इन्वेस्ट करेगी उतना ज्यादा इंसेंटिव गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो 4 से 7% में इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। किस किस सेक्टर्स में आपको पता ही होगा, कोर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट,
4G 5G जैसा आपको पता नेक्स्ट जनरेशन आ रहे हैं, रेडियो एक्सेस नेटवर्क, वायरलेस इक्विपमेंट में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक है, असेस एंड कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स असेस डिवाइसेस में, ठीक है, इस तरह में अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक है, या फिर हमें इंडिया को आत्मनिर्भर बना रही है, ये इसके अलावा जो और वायरलेस इक्विपमेंट हो गए जैसे वाईफाई हो गया ना, एंटरप्राइज इक्विपमेंट जैसे स्विचेस राउटर, इन सब में जो भी मैन्युफैक्चरिंग करे इन सबको क्या करेगी, इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड क्या, अगर कोई एमएसएमई 10 करोड़ इन्वेस्ट करी है और औरों के लिए क्या 100 करोड़ पे, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2019 को ट्रीट किया जाएगा बेस ईयर कंपटीशन के लिए। इस स्कीम का सिग्निफिकेंस क्या, ऑफकोर्स जो हमारा इतना ज्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है टेलीकॉम वर्थ को, उसको हम क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके और अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को हम क्या कर सके, बढ़ा सके। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट या जो टैक्स रेवेन्यू उसको हम जनरेट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इनवाइट्स सजेशंस ऑन ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये जो गाइस हमारी जो न्यूज है एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। आपको पता होगा ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या, हमारे मेनली ओशंस के लिए है, ठीक है। अब हम बड़ा यही देख लेते हैं ड्राफ्ट क्या करता है, डिफाइन ब्लू इकोनॉमी क्या होता है। ये हमारे ओशन रिसोर्सेज के एंटायर सिस्टम को डिफाइन करता है, या फिर जो मैन मेड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ पे मेराइन, मैरीटाइम या फिर ऑन शोर कोस्टल जोन में विद इन इंडिया के जो लीगल जुरिस्डिक्शन में जो ओशंस आते हैं उनमें जो भी नेचुरल हो या फिर जो मैन मेड रिसोर्सेज हो वो सब ब्लू इकोनॉमी को कवर करते हैं, जाके हम क्या कर सके विद विच एड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जिनका क्लियरली लिंकेज है किसके साथ, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ और नेशनल सिक्योरिटी के साथ, ठीक है। अभी क्या किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने क्या किया, कुछ सजेशंस को इनवाइट किया है किसके लिए, ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी में। पॉलिसी डॉक्यूमेंट आउटलाइन करती है क्या विजन होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगा, किस तरह से हम ओशन के जो रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी कंट्री में अवेलेबल करा सकते हैं। इसका एम यही है कि हम क्या कर सकते हैं कि इंडिया की जीडीपी में ब्लू इकोनॉमी मतलब कि जो हमारे जो ओशन के जो रिसोर्सेज हैं, मेराइन के रिसोर्सेज हैं, उसकी का जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया के जीडीपी में बढ़ सके और हमारी जो कोस्टल कम्युनिटीज की जो लाइव्स हैं उनको हम बढ़ा सके, अच्छी कर सके, इंप्रूव कर सके, अपनी जो मेराइन बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व कर सके, नेशनल सिक्योरिटी जो मेराइन एरियाज रिसोर्सेज उसको मेंटेन कर सके, ठीक है। इसके अलावा मेनली इस ड्राफ्ट में 7 एरियाज को रिकॉग्नाइजेशन दी है। सबसे पहले नेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉर ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नर। इसके अलावा हम क्या करेंगे, कोस्टल मेराइन स्पेशल प्लानिंग और टूरिज्म को इन्होंने फोकस किया है। मेराइन फिशरीज, एक्वाकल्चर आपको पता है फिशरीज से रिलेटेड ही है, फिश प्रोसेसिंग इन पे फोकस किया है। किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज एमर्ज हो रही हैं, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, स्किल डेवलपमेंट जो ओशन के थ्रू इन सब पे फोकस किया है। लॉजिस्टिक्स मतलब कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है प्रोडक्ट्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग, इंक्लूड ट्रांसशिपमेंट, इन सब पे फोकस किया। कोस्टल और डीप सी माइनिंग काफी बार हम पढ़ते हैं। ऑफशोर एनर्जी, आपको पता है जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स निकलते हैं या जो क्रूड ऑयल निकलता है जैसे ओएनजीसी हो गया हमारा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, तो ये क्या है, इनके जो प्लांट्स होते हैं वो ऑफशोर होते हैं। किस तरह से हम ऑफशोर एनर्जी पे फोकस किया। इसके अलावा सिक्योरिटी जो कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस को कवर किया और इंटरनेशनल एंगेजमेंट को कवर किया। हमारे लिए ब्लू इकोनॉमिक क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होगा। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो नियर अबाउट 7,500 किलोमीटर है। 9 स्टेट्स आपको पता है, 9 स्टेट्स कवर करती हैं। नियरली हमारे इंडिया में 199 पोर्ट्स हैं जिसमें 12 मेजर पोर्ट्स हैं जो नियरली कितना टर्न हैंडल करते हैं हर साल 1400 मिलियन टन ऑफ कार्गो को हैंडल करते हैं। इंडिया के पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा, जिसमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जैसे बहुत अच्छे रिजर्व्स हैं हमारे पास। इसके अलावा जो इंडिया की कोस्टल इकोनॉमी है वो नियर अबाउट 40 लाख फिशर पोर्ट को सस्टेन करती है। कोस्टल कम्युनिटी मतलब कि आप देख रहे हो कितना जो तो फिशरी सेक्टर है वो इंडिया की कोस्टल इकोनॉमी कितनी ज्यादा उस पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी की वजह से जो हमारा यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, दैट इज द लाइफ बिलो वाटर, ये भी हमारे को बूस्ट करेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स हमने पहले भी पढ़ा था। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स में क्या होता है, देखो एक तरह का ये इंश्योरेंस होता है। ठीक है, जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता है एक तरह का इंश्योरेंस होता है जो ये जो इन्वेस्टर होता है वो बाय करता है अगेंस्ट पोटेंशियल डिफॉल्ट बाय अ कॉर्पोरेशन। ठीक है, अगर किसी बॉन्ड ने डिफॉल्ट कर दिया तो जो ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का जो इशूर है वो क्या करता है, पे करता है और जो प्रीमियम है वो रिस्क पे चार्ज करता है। ठीक है, एक सेकेंड, मतलब सिंपल ये है, सपोज करो आपने 100 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट किए, 100 रुपए इन्वेस्ट किए, आपको रिस्क रहेगा कि यार मेरे 100 रुपए कहीं मतलब कि वो ना हो जाए, डूब ना जाए, तो आप क्या करोगे, एक तरह का इंश्योरेंस ले लोगे। ठीक है, इस इंश्योरेंस का नाम है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ठीक है, ये इंश्योरेंस हो जाएगा, अगर कल को आपके पैसे डूब भी गए तो आपको क्या कर देगा, वो 100 रुपए आपको आपके वापस मिल जाएंगे, लेकिन कुछ जो चार्ज होगा, जो प्रीमियम चार्ज होगा वो आपको कटेगा। ठीक है, सिंपल बात है। ठीक है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इज अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस जो कि जो बॉन्ड इन्वेस्टर जो भी जो इन्वेस्ट कर रहा है
वो बाय करता है अगेंस्ट पोटेंशियल डिफॉल्ट कि कोई डिफॉल्ट ना हो जाए कॉर्पोरेशन के द्वारा। इफ अगर तो बॉन्ड डिफॉल्ट हो जाता है तो जो सीडीएस जो इश्यूअर है वो उस डिफॉल्ट का पैसा आपको पे कर देता है, लेकिन जो प्रीमियम चार्ज है वो रिस्क का वो क्या कर लेता है, काट लेता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, आरबीआई ने भी क्या किया, कुछ गाइडलाइंस को रिवील किया है ऑन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है या फिर किसी भी जो परमिटेड रेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटी है, मेनली जो बैंक उनके द्वारा इशू किया जाता है। आरबीआई ने क्या किया है कि उन्होंने बोला था कि वो सीडीएस को इशू करेंगे 2011 में, लेकिन उसको डिफर कर दिया था, मतलब पोस्टपोन कर दिया था। ठीक है, क्योंकि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। ठीक है, मतलब सॉरी, सीडीएस को पहले 2008 में क्या करना था, इशू करना था, लेकिन क्योंकि उस वक्त ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था, इसलिए आरबीआई को जो पोस्टपोन करके 2011 में पहली बार इशू किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है सबमिशन ऑन प्लांट प्रोटेक्शन एंड प्लांट क्वारंटाइन। ठीक है, अभी देखो ये जो सब स्कीम है किसके अंदर, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर किसकी है, और ये आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट वेलफेयर की है। इस स्कीम के अंदर किया है जो भी रेगुलेटरी मॉनिटरिंग और जो सर्विलिंग जो एक्टिविटीज हैं या फिर जो कैपेसिटी बिल्डिंग फंक्शंस हैं, ताकि हम क्या कर सके, जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की जो क्वालिटी या जो ईल्ड जो घट रही है उसको मिनिमाइज कर सके। ठीक है, मतलब कि देखो आपकी जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं वो इंसेक्टिस से अफेक्ट होती हैं, डिजीजेस उनमें लग जाती हैं या फिर वीड्स लग जाती हैं, तो उसकी वजह से वो जो उनका लॉस होता है उसको मिनिमाइज कर सके। ठीक है, और वो मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, अगर हम उनको प्रॉपर रेगुलेट करें, प्रॉपर मॉनिटर करें और उनको इन्वेस्टिगेट करें। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच इन इंडिया, इसको सेटअप किया गया इंक्लूडिंग लोकस्ट कंट्रोल एंड रिसर्च। आपको पता है मेनली ये जो जून जुलाई का महीना है तो लोकस्ट अटैक होता है, तो इसमें इसको कवर किया है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है, अपने स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट क्वारंटाइन फैसिलिटीज को स्ट्रेंथन करना है। इसके अलावा क्या कंपोनेंट लिया गया, स्टेप्स लिए गए ताकि हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लॉस को क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट को भी इंक्लूड किया। नेक्स्ट है एनहेंस्ड डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू आर्म्ड फोर्सेस। अभी क्या किया गया है, कैबिनेट ने अंडर अदर कैपिटल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर ऑफ डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 अप्रूव किया है कि हम क्या करेंगे कि कुछ फाइनेंशियल पावर्स को एनहेंस करेंगे। किसके अंडर, कैपिटल प्रोक्योरमेंट के अंडर 100 करोड़ तक की 2 लेवल्स बिलो वाइस चीफ ऑफ आर्मी। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो आर्म्ड फोर्सेस की जो फाइनेंशियल पावर्स हैं उसको डेलीगेट किया गया बिलो वाइस चीफ लेवल की। ठीक है, ये जो स्टेप्स हैं वो किस राह पे लिए गए, गवर्नमेंट का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत उसमें लिए गए हैं और मेक इन इंडिया के, ताकि हम क्या कर सके, अपना जो डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको हम बूस्ट कर सकें। ठीक है, देखो क्या होता था, जो आर्म फोर्सेस के पास कुछ फाइनेंशियल पावर होती थी, लेकिन आपको पता है आर्म फोर्सेस में क्या होता है, डिफरेंट क्या होते हैं, लेवल्स के लोग होते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बोला है कि पहले जो आर्म फोर्सेस की जो फाइनेंशियल पावर थी वो बस 2-3 लोगों तक सीमित होती थी, लेकिन इस बार जो फाइनेंशियल पावर्स हैं वो वाइस चीफ लेवल तक के लोगों को भी क्या कर दिया, प्रोवाइड की है। इसमें क्या आएगा, अब जो इस लेवल तक के लोग हैं वो प्रोक्योर कर सकते हैं 100 करोड़ तक की जो भी अगर उनको खरीदना है वो खरीद सकते हैं, और इससे क्या आएगा, जो हमारा डिफेंस इकोसिस्टम है वो हमारा बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इकोपैक्ट ग्रीन कंक्रीट, एक न्यू लो कार्बन नेटिव कंक्रीट है। ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया है ताकि ये क्या कर सके, हाई परफॉर्मिंग सस्टेनेबल एंड सर्कुलर कंस्ट्रक्शन के लिए। इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो 30 से 50% कम है एज कम्पेयर टू जो स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है। ये क्या ज्यादा अच्छी ड्यूरेबिलिटी है और इसकी जो फिनिशिंग है वो ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल कंक्रीट। ठीक है, नेक्स्ट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली क्या है, जो यूनियन बजट 2021 है उसने बोला है कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो फंडिंग है उसको इंक्रीज करने की बात की है, ताकि हम जो फ्रंटियर एरिया थे वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर सके। ये किसके अंडर फंक्शन करता है, आपको पता ही होगा, अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर करता है। इसका काम क्या है, जो भी रोड को कंस्ट्रक्ट करता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है उन रीजन्स में, बॉर्डर एरियाज में मेनली, या फिर उन रीजन्स में जो जहां पे एक्सेसिबल या जो ट्रांसपोर्ट मतलब की कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, ये अपने जो ऑपरेशन कहाँ मेंटेन करता है 21 स्टेट्स में और 1 यूनियन टेरिटरी दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, और उसके अलावा कुछ नेबरिंग कंट्रीज में भी जैसे अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में। आज की लास्ट न्यूज दैट इज द यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। अभी क्या है, इंडियन ओरिजिन प्रीति सिन्हा को अपॉइंट किया गया एज एन एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ यूएन कैपिटल डेवलपमेंट। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूएन के आपने डिफरेंट फंड पढ़े, लेकिन कैपिटल डेवलपमेंट फंड आई थिंक नहीं पढ़ा है, मैंने तो कभी नहीं पढ़ाया आपको। ठीक है, तो इंडिया की जो प्रीति सिन्हा है उसको अपॉइंट किया गया है इसकी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। ठीक है, अब इसका काम क्या है, ये क्या करता है, पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस वर्क प्रोवाइड करता है पुअर्स को इन द वर्ल्ड की जो 46 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं
वहां पे क्या करता है, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1966 में, किसके द्वारा, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। इसका काम क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्ट करना कि ताकि वो अपनी इकोनॉमीज को डेवलप कर सके, बाय सप्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग सोर्सेज ऑफ कैपिटल असिस्टेंस, बाय मतलब कि या तो ग्रांट देगी या लोन्स देगी, इसके थ्रू क्या कर सके वो अपनी इकोनॉमी को, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके। ठीक है, ये जो मैंडेट था वो 1973 में मॉडिफाइड किया गया था और टू सर्व फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बट नॉट एक्सक्लूसिवली द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।